नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीलकंठ पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, रुद्राभिषेक कर राज्य की खुशहाली के लिए की प्रार्थना, राज्यवासियों की सेवा का लिया संकल्प। मौनी अमावस्या के लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट पर उमड़े श्रद्धालु ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। ऋषिकेश में धूमधाम से मनाई जाएगी बसंत पंचमी, बसंत उत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार, कार्यक्रम को लेकर हुई अहम बैठक। ऋषिकेश में गाली प्रकरण पर भड़के राज्य आंदोलनकारी, खानपुर गोली मामले में भी दिखाया गुस्सा, दोनों मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग। और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025, नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रशासन सख्त, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी अपने जन्म दिवस पर नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करने पहुंची। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से जलाभिषेक के साथ भगवान नीलकंठ महादेव का रुद्राभिषेक रितु खंडूड़ी से करवाया। पूजा अर्चना कर रितु खंडूड़ी ने राज्य की खुशहाली की प्रार्थना भगवान नीलकंठ महादेव से की। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि भगवान नीलकंठ महादेव की कृपा से प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए वो संकल्प लेती हैं कि वे सदैव क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए समर्पित रहेंगी और प्रदेश के विकास के लिए कार्य करती रहेंगी। बीजेपी नेता अश्विनी गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की दीर्घ आयु की प्रार्थना को लेकर धार्मिक अनुष्ठान करने में लगे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गंगा घाटों पर सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। मंदिर, शिवालय और शक्ति पीठों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बताते चले कि माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन होकर स्नान करने से जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ही ऋषि मनु का जन्म हुआ था। 50 वर्षों के बाद त्रिवेणी के साथ 4 अन्य शुभ योग में मौनी अमावस्या का स्नान हो रहा है। इस दिन पवित्र नदी में मौन होकर स्नान और दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मौनी अमावस्या का दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। तो देखिए, आज मौनी अमावस्या का दिन है, जिसको लेकर त्रिवेणी घाट की भी अगर बात करें तो वहां पर भी लोग जो है काफी संख्या में करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है पहुंचे। और वही हरिद्वार की बात करें तो यहां पर भी मौनी अमावस्या में हरिद्वार के हर की पैड़ी पर जो घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब जो है वो बिल्कुल उमड़ पड़ा है। और आप ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। दरअसल आज ये मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से, दान पुण्य करने से यहाँ पर सुख शांति की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जो पितृ है वो भी प्रसन्न होते हैं, और जिसको लेकर आज स्नान किया जाता है, जिसके बाद मौन होकर आज दान पुण्य करना चाहिए। और इसकी इतनी मान्यता है कि आज हर की पैड़ी पर भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा हुआ है और स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। और एक तरफ प्रयागराज की बात करें, वहां पर भी महाकुंभ में भी लाखों करोड़ों की तादाद में आज मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब जो है वहां पर उमड़ पड़ा है। लोग जो है श्रद्धालु जो है सुबह से ही वहां पर स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पर पहुंचे हुए हैं।
ऋषिकेश में हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले बसंत उत्सव की रूपरेखा बसंत उत्सव समिति ने अब तैयार कर ली है। आज श्री भारत मंदिर परिसर में बसंत उत्सव समिति के पदाधिकारी ने बैठक की, जिसमें बसंत उत्सव में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद बैठक में पदाधिकारियों ने बसंत उत्सव के कार्यक्रमों के रूपरेखा और तारीखों का ऐलान किया। बसंत उत्सव समिति के संयोजक दीप शर्मा ने इस संबंध में कई अहम जानकारियां दी है। उन्होंने बताया कि बसंत उत्सव कार्यक्रम इस बार लोगों के लिए बेहद आकर्षक वाला रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से साइकिल रेस, मटकी फोड़ कार्यक्रम, सामूहिक विवाह, दंगल, कवि सम्मेलन और रक्तदान शिविर कार्यक्रम होंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी जो है इस बार ऋषिकेश में काफी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर, बसंत पंचमी के कार्यक्रम को लेकर अहम बैठक जो है वो की गई है और इस बैठक में बसंत पंचमी के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है और किस तरीके से जो तमाम कार्यक्रम जो है उसकी रूपरेखा किस तरीके से होगी और किस तरीके से तय किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। दरअसल इस बार का जो कार्यक्रम है ऋषिकेश में कुछ खास होने वाला है। बसंत पंचमी का जो कार्यक्रम है इस बार कुछ खास होने वाला है, जिसको लेकर ये बैठक की गई और बैठक में कार्यक्रम को लेकर जो रूपरेखा है वो उस पर चर्चा की गई है कि कार्यक्रम को इस बार किस तरीके से आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ऋषिकेश से ये खबर है और ये तस्वीरें भी, ये जो बैठक की तस्वीरें जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां इस बैठक का जो मुख्य रूप है बसंत पंचमी जो है उसका पर्व जो आने वाला है, जिसको लेकर ऋषिकेश में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में किस तरीके से जो कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा को लेकर दरअसल ये बैठक की गई और इस बैठक में तमाम जो गणमान्य लोग है वो मौजूद है और लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से जो इस पर्व के दिन जो भी कार्यक्रम होंगे उसका जो रूपरेखा है वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से पूरा जो आयोजन है वो आयोजित किया जाएगा। जो बसंत उत्सव प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के समय पे यहाँ पर बसंत मंदिर में मनाया जाता है, इसके लिए बसंत उत्सव समिति द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं मैं सबको बिंदुवार बताता हूँ। 30 तारीख को सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण के साथ जो है यहाँ पर बसंत उत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके साथ ही 8 बजे राम बाबू जी की स्मृति में साइकिल दौड़ का कार्यक्रम पीरियड गेस्ट हाउस से स्टार्ट होता है। ये सुबह के कार्यक्रम है और 10 बजे से हमारा वेन्यू जो बर्थ मंदिर पब्लिक स्कूल में है उसमें जो स्कूली छात्र है, स्कूली स्टूडेंट है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम है पूरे दिन यहाँ पर चलेंगे और शाम का 10 बजे से ही संस्कृत विद्यालयों के खेलकूद जो है वो भरत मंदिर इंटर कॉलेज में होंगे। ये हमारे प्रोग्राम 30 जनवरी के हैं और 30 जनवरी को ही, क्योंकि गांधी जी का देहावसान हुआ था, तो 30 जनवरी को हम 2 मिनट का एक मौन भी कार्यक्रम में 11 बजे के आसपास रखेंगे, 11 बजे रखेंगे और उसके बाद शाम को म्यूजिक प्रिंट डे, एक म्यूजिक नाइट है, वो या वेन्यू पे भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में होगी। ये सारे प्रोग्राम हमारे 30 जनवरी के हैं और उसके बाद 31 को जो एक आइकनिक प्रोग्राम है हमारा मटकी फोड़ कार्यक्रम, वो यही झंडा चौक पे होगा और उसके बाद शाम को हमारे जो गढ़वाल के लीजेंड है श्री प्रीतम भरतवान जी, उनकी नाइट है यहाँ पर भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में ही। और 1 फरवरी को उसके बाद के कार्यक्रम है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हर समय हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लगभग 300 प्लस यूनिट उसमें ब्लड डोनेट होती है, वो यहीं पर होगी भरत मंदिर में। और दिन में चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी,
एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाली समाज को सोशल मीडिया पर गाली देने के मामले में राज्य आंदोलनकारी भड़क गए। राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गाली देने वाले नाबालिग के परिवार को राज्य से बाहर करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि गढ़वाली समाज भड़का तो गाली देने वाले परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनकी भलाई के लिए ये मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने खानपुर में विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच हुए हंगामे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने राज्य के शांतिवादियों को गालियों के गड़गड़ाहट से भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय शास्त्री, लल्लन राजभर और कपिल गुप्ता ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि जो एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गाली गलौज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे गाली देने वाला किसी भी समुदाय का हो। सभी आंदोलनकारी ने नगर निकाय चुनाव में जारी हुई मतदान सूची की उच्च स्तर से जांच करने का मुद्दा भी उठाया है। आगामी 5 वर्ष बाद होने वाले नगर निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के आधार पर करने की मांग भी की है। यहाँ पे हम लोग बड़े आक्रोशित हैं। जिस लड़के ने की गालियां दी हैं वो दूसरे समाज से आता है और कुछ और लोगों ने भी इस चुनाव के दौरान बहुत सोशल मीडिया में बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो हम लोगों को बहुत आक्रोश है। और आपने देखा होगा यहाँ पर सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं ऋषिकेश के। वो किसी समाज से नहीं आते हैं, वो ऋषिकेश के समाज से आते हैं। तो हम लोग उस परिवार को ये चाहते हैं कि वो परिवार तड़ी पार हो जाए, उत्तराखंड के पार हो जाए, जिससे कि किसी दूसरे आदमी को ऐसा साहस न हो जो कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारी माँ बहनों के लिए करे। दूसरा एक ज्वलंत मुद्दा है, अभी बड़ी पीड़ा हो रही है उस ज्वलंत मुद्दे को देख के भी। खानपुर में जो हो रहा है, खानपुर में एक जनप्रतिनिधि दोनों लड़ रहे हैं। कैसे जनप्रतिनिधि है वो? क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, जो कि आपस में गोलियां चल रही हैं? ये बहुत गलत है। इसकी भी हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं। सरकार को दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी ये मांग है आप लोगों के माध्यम से। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल के दिशा निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस अवैध नशे के सौदागरों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते मोरी पुलिस टीम ने चरस की तस्करी कर रहे 2 स्कूटी सवार युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। युवकों के कब्जे से 712 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर उक्त दोनों युवकों के विरुद्ध थाना मोरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों को माननीय न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार दोनों युवक और
क्लेम टाउन देहरादून के रहने वाले हैं। पुलिस टीम द्वारा तस्करों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल ने कहा कि जिले में किसी भी तरह की मादक पदार्थों की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उसे की जाएगी और उत्तरकाशी पुलिस का आगे भी उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने को लेकर अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो वहीं नशा तस्करों के खिलाफ देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया है और तस्करों के कब्जे से 12.29 ग्राम स्मैक और 120 ग्राम चरस बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 3.5 लाख आंकी गई है। गिरफ्तार तस्करों में से एक तस्कर पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। तस्करों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये भी आपको बताते चले कि तस्कर नशे के अलावा अपने नशे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तस्कर जो है वो तस्कर का काम करते थे और एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जनपद देहरादून को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो देखिए देहरादून से ये खबर है जहां पर नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि हम जल्द देहरादून को नशा मुक्त बना देंगे और ये नशा मुक्त को लेकर एक मुहिम जो है उनके निर्देश के बाद चलाई दी गई, जिसके तहत लगातार यहां देहरादून में नशा मुक्त को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जिसके तहत नशा तस्करों को अवैध नशा लेते जाते हुए पकड़ लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब देखिए लगातार अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। चलिए अब खबरों में फिर से आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम को लेकर पूर्ण अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के
पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, चमौली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश, बर्फबारी और कोहरा छाने से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में पिछले काफी दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड रही, लेकिन दोपहर के समय तेज धूप खिलने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मैदानी जिलों में घना कोहरा छाने से लोगों को परेशानी हो रही है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मुक्तेश्वर का अधिकतम सामान्य 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। घटना रात 1 बजे की बताई जा रही है। दर्दनाक हादसे में अभी तक कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और उसकी खबर जो है वो सामने आई है। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसे को लेकर हरिद्वार से शाश्वत सनातन अभ्यागत साधु समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद सरस्वती ने साधना प्लस से विशेष बातचीत की है। हुई दुर्घटना को लेकर हरिद्वार से भी और दुनिया देश भर से भी साधु संतों ने अपनी नाराजगी प्रकट की है। इसी क्रम में हमारे साथ स्वामी अखिलेश्वरानंद सरस्वती हैं। तो स्वामी जी से आप बात करेंगे। स्वामी जी, ये जो दुर्घटना हुई है इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो दुर्घटना है बहुत ही दुखद है और सर्वप्रथम तो मैं जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस प्रकार की पुनः आवृत्ति न हो, इससे लोगों को सीख लेना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में कई विभिन्न स्थानों पर हो चुकी हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासन और प्रशासन ने इसका नोटिस नहीं लिया। भगदड़ में जहां तक शासन प्रशासन जिम्मेदार है, वहीं हमें यह अभिकथन कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि संत समाज भी इसके प्रति कम उत्तरदायी नहीं है। अभी हाल ही में अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उन्होंने सभी अखाड़ों को स्नान ना करने की बात कही है। इससे आप क्या कहेंगे? अब आदरणीय अध्यक्ष जी का तो निर्णय का हम समर्थन नहीं करते हैं, परंतु जो है हम खेद भी प्रकट नहीं कर रहे हैं। अखाड़ों को स्नान करना चाहिए और कुंभ का जो पर्व है यह अखाड़ों की ही वजह से लगता है और यह है कि भाई रथ गाजे बाजे इत्यादि के साथ नहीं, बिल्कुल शालीनता के साथ स्नान करना चाहिए। बीच में अखिलेश्वरानंद सरस्वती, उनका कहना है कि लिमिट से बढ़कर कोई भी चीज नुकसान देगी। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट, जौली के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है। बताते चले कि मोदी के नारे से गूंजा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राष्ट्रीय खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह में 25,000 से ज्यादा लोग ने शिरकत की। उत्तराखंड में पहली बार नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है, जहां भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। खेलों से देश की बढ़ती है साख। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोरों शोरों से लगा हुआ है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो भारत के खेलों को और भी आसमान तक लेकर जाएगा। पीएम मोदी ने युवाओं से फिट इंडिया मूवमेंट का भी आह्वान किया, जहां उत्तराखंड में शीतकालीन यात्राओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है और उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। यूसीसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना होगी मजबूत और किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर होगा। तो ये तमाम बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कही हैं। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक
स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट्स के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट्स से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।